अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, ख़बरें सुनने से पहले मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो साथी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो नीचे देखें, वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें। वो सफ़ेद हो जाएगा, लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी, घंटी को भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे। तो पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, उसको टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। जी हाँ नाज़रीन, और एक अहम अपील जो हम रोज़ाना करते हैं, हमें भी नहीं अच्छा लगता मगर क्या करें, अगर चैनल चलाना है तो बड़ा काम करना पड़ता है और बड़ा खर्च आता है। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल, सच्चे चैनल जो आपकी आवाज़ उठाएं, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलें, आप अगर गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ है और आप ऐसे चैनलों को बाकी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर आप देखें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ आप अपनी ताकत के एतबार से हफ्ते में, महीने में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप हर महीने या हर हफ्ते आप रवाना करें ताकि हमारा चैनल मजबूत हो और ज़्यादा हम ताकत के साथ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। नाज़रीन, इस वक्त पहली खबर जो मेरी निगाहों के सामने है वह हमारे प्यारे मुल्क भारत में कोरोना कितना फैल गया है या कितनी तेज़ी से फैल रहा है उसकी अपडेट है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क भारत में नए केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में जो आए हैं, तकरीबन 1871 नए केसेस सामने आए हैं और 24 घंटों में मरने वालों की तादाद 1200 से ऊपर पहुंच चुकी है। और अब कुल तादाद जो यूँ समझिए कि अभी तक के हो गई है, मरने वालों की तादाद, मरने वालों की कुल तादाद वो 6000 तक पहुंच गई है। और आपको बता दूं कि कोरोना मुतासरीन की तादाद अब हमारे पूरे मुल्क में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1,99,000 यानी सीधा 2 लाख के करीब अब मुतासरीन कोरोना पॉजिटिव की तादाद पहुँच गई है। और कोरोना वायरस से मुल्क की राजधानी दिल्ली की भी हालत काफ़ी ख़राब है और मुल्क में दिल्ली में मरीज़ों की तादाद के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में इस वक्त 20,834 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 523 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि 8,746 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी भी दी गई है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है, मुझे हंसी आ रही है, हो सकता है आपको रोना भी आए, लेकिन बड़ी खबर है। गुज़िश्ता कल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने CII के 25वें इजलास से खिताब किया, भाषण किया, और अब तो उनका भाषण सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कम से कम तसल्ली तो हो जाती है। और ये सलाहियत अल्लाह ने मोदी जी को दी है कि आप कितने ही लुट जाए, पिट जाए, आपका कितना ही सत्यानाश हो जाए, आप कितने भी बर्बाद हो जाए, लेकिन मोदी जी आते हैं, कभी ताली बजवा देते हैं, कभी थाली बजवा देते हैं, कभी पटाखे फोड़वा देते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि कम से कम तसल्ली तो हो जाती है। खैर, मोदी जी ने बड़ी बात कही और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त भारत को खुद कफील करने के लिए आप सबका ताउन ज़रूरी है। आपका जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सबकी मदद ज़रूरी है। मोदी जी ने नारा लगाया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भले ही आपको उन्होंने साथ दिया हो, न दिया हो, आपका विकास किया हो, न किया हो, आपको किसी को भी विश्वास में लिया हो, न लिया हो, लेकिन इस वक्त आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आपने पीएम केयर फंड में अगर पहले 100 रुपये भी जमा कराए होंगे तो और फिर आपका साथ बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने फिर ये भी कहा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहा, इतना सब कुछ सत्यानाश होने के बावजूद भी पीएम हो तो ऐसा हो कि जिसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो। मोदी जी ने कल भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि भारत एक बार फिर तरक्की की राह पर वापस लौटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क ने अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने बिजनेसमैन लोगों से कहा कि आगे आओ, आप 1 कदम आगे आओ, हुकूमत 4 कदम आगे आएंगी। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि देखो, एक वक्त था मुल्क में एक भी PPE किट नहीं मुल्क बनाता था, लेकिन अब
3 लाख किट रोजाना बन रही है। यानी कितना जबरदस्त विकास हो गया। मिस्टर मोदी ने यह तक के कहा कि जब दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा था तो भारत ने सही वक्त पर सही तरीके से इकदाम किए और लॉकडाउन किया। अब अपोजिशन बेवकूफ है। अपोजिशन कह रही कि जनवरी में लॉकडाउन कर देना था, लेकिन अपोजिशन को मालूम नहीं कि ट्रंप का आना बाकी था, मध्य प्रदेश की सरकार गिराना बाकी था। तो वो जो अपोजिशन कह रही है कि जनवरी में कर देना चाहिए था, जब पहला केस सामने आया तो इतने लोग नहीं मरते थे, लेकिन मोदी जी कह रहे नहीं, लॉकडाउन जो भी हुआ, जो भी कदम हुकूमत ने उठाई है वो बहुत सही कदम उठाई है। यानी जितने रास्तों में मजदूर मरे हैं, वो जो कुछ भी हुआ है, अगर मोदी जी ये सही कदम ना उठाते तो अगर पहले जनवरी से उठा लेते तो कितने और हजारों लोग मर सकते थे। इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। और मिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि सख्त फैसलों में आपको उन सब की एक झलक नजर आएगी। खवातीन, महिलाएं, माजूर अफराद, बूढ़े, मजदूर, सब लोगों को फायदा हुआ है। अब क्या फायदा हुआ है ये सिर्फ वो जानते हैं, उनका खुदा जानता है। जी हाँ, तो ऐसा कल मोदी जी ने बहुत प्यारा प्यारा बयान दिया है और यकीनन खुदा ने बड़ी सलाहियत दी है मोदी जी को कि एक भाषण उनका कम से कम 8 दिन तक के लोगों को खामोश कर देता है, फिर 8 दिन के बाद में वो प्रकट होते हैं और दूसरा कोई नया आइडिया लेकर चले आते हैं। नाजरीन, आपको मालूम है कि एक तूफ़ान जो इस वक्त जो महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई दी है कि वो गुजरात और महाराष्ट्र को घेरेगा इन 2 दिनों में, समंदरी तूफ़ान। जी हाँ, उसके पेश नज़र मुंबई में तो रेड अलर्ट का ऐलान हो गया है और तकरीबन सभी गवर्नमेंट एजेंसियाँ चौकस हो गई है और शहरियों से भी अपनी अपनी सतह पर तदबीरें इख्तियार करने का शहरियों को भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। मुंबई में पूरी तरीके से सरकारी और गवर्नमेंट कर्मचारी भी चौकस नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता कल मैंने दमन के मेरे कुछ साथियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि दमन में भी साहिल समंदर है, ऐसे ही वलसाड़ का जो इलाका है वो भी साहिल समंदर है। वहाँ भी इरफान कादरी की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और समंदरी तूफान के पेश नज़र जितना भी बचाव के लिए तदबीरें हुकूमत कर सकती है, हुकूमत ने कर दी है। लेकिन मैं अपील करूँगा तमाम लोगों से कि खुदा से दुआएँ मांगे, खुदा से दुआएँ मांगे, क्योंकि जब वो नाराज़ हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है तो सारी तदबीरें उल्टी हो जाती है और कोई हुकूमत की ताकत नहीं है जो उसकी नाराजगी को और उसके अजाब को रोक सके। एक ही चीज है, अपने गुनाहों की माफी मांगो। और मुसलमानों से तो मैं साफ तौर से कहूंगा कि अल्लाह के हबीब प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई ऐसा तूफान देखते, जब भी बादल आते देखते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ते थे और अल्लाह से दुआ मांगते थे कि मेरे मौला इस अजाब से हिफाजत फरमा। तो तदबीरें हुकूमत कर रही है, लेकिन आप घरों में बैठकर, मुसल्लों पर बैठकर ये तदबीर करें कि अल्लाह से अपनी उसकी रहमत मांगे और उसके गुस्से से पनाह मांगे। नाजरीन, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, गुज़िश्ता कल भी प्राइम न्यूज़ में मैंने इनकी सेवाओं को बयान किया था कि किस तरह ये लोग हिंदू भाइयों को भी, जब कोरोना के मरीजों को बेटे और रिश्तेदार भी हाथ नहीं लगा रहे, तो किस तरह ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदू भाइयों का भी अंतिम संस्कार कर रही है, शमशान तक उनकी नाश को पहुंचा रहे हैं और अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और किस तरह कब्रिस्तान में भी मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ाकर उन्हें दफन कर रहे हैं। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, भाजपा को हर काम में सियासत तो करनी जरूरी होती है। इसलिए खबर ऐसी ही मेरी निगाहों के सामने आई है कि रियासत महाराष्ट्र के एक्स CM देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को इस पर घेरा है और यह कहा है कि PFI एक शिद्दत पसंद जमात है, शिद्दत पसंद जमात है। जी हाँ, तो इनको काम कैसे सौंपा गया? क्या मुंबई कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन ने वजीर आला उद्धव ठाकरे के इशारे पर इस समाज दुश्मन तंजीम को कानूनी हैसियत दी है और इनको काम सौंपा है? तो जनाब, ऐसे वक्त में जब रिश्तेदार भी शमशान नहीं पहुंचा रहे और PFI ये काम कर रही है, तो ऐसे वक्त में भी अब कोई तो मौका चाहिए उद्धव सरकार या महाराष्ट्र सरकार को निशाना और घेरने के लिए। तो चलो, फडणवीस को PFI नजर आ गई और PFI के बहाने उद्धव सरकार को फडणवीस ने घेरा है और उन पर तनकीद और निशाना साधा है। और फडणवीस ने यह भी कहा PFI के ताल्लुक से कि केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड,
पीएफआई इस जैसी समाज दुश्मन कट्टरपंथी तंजीम पर बैन लगाने की कार्रवाई कर रही है। और फडणवीस ने यह तक कह दिया कि जो मुल्क भर में सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ जो मुजाहरे चल रहे थे और जितने भी मुल्क में ये सीएए के खिलाफ फसादात हुए हैं, उसको फंड देने का काम पीएफआई ने किया है। ये तमाम पीएफआई पर निशाना साधते हुए उद्धव सरकार पर भी फडणवीस ने निशाना साधा है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर भी मेरी निगाहों के सामने आई है कि 1999 में जेसिका नामी एक महिला का मर्डर हुआ था, मार दिया गया था। उस केस में सजा काटने वाले मनु शर्मा को 17 साल के बाद रिहा किया गया। जी हां, आपको बता दें कि 29 अप्रैल 1999 की रात मॉडल जेसिका लाल को दिल्ली के तिमर इंद्र रेस्टोरेंट में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जेसिका लाल को शराब पेश करने से इनकार करने पर मारा गया था, जिसका इल्जाम मनु शर्मा पर लगाया गया था। बताया जाता है कि मनु शर्मा हरियाणा के कद-आवर बड़े राजनीतिक नेता विनोद शर्मा का बेटा है। मन्नू को दिसंबर 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2018 में जेसिका लाल की छोटी बहन सुबरीना लाल ने कहा था कि उसने मनु शर्मा को माफ कर दिया। अगर उसे रिहा कर दिया जाता है तो उससे कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज नहीं होगा। सुबरीना लाल ने एनडीटीवी से कहा था कि मुझे सच पर भरोसा है कि वो जेल में अच्छा काम कर रहा है। उसने ये भी कहा था कि वो 1999 से इस लड़ाई को लड़ रही है और ऐसा हमें गुस्से को छोड़ देना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि मनु शर्मा के अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार पर, अच्छे कैरेक्टर पर उन्हें 17 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया है। नाजरीन, एक और बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि क्राइम ब्रांच ने दिल्ली फसादात के मास्टरमाइंड जिन्हें कहा ताहिर हुसैन, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जी हां, फरवरी में दिल्ली में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो एहतजाज के दौरान फसाद फूट पड़ा था, तो अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया और उनके खिलाफ बाकायदा चार्जशीट दाखिल कर दी है। उनको मास्टरमाइंड बता दिया गया है। जी हां, अब आप ये मत सवाल करना कि जिन लोगों ने फसादात भड़काए थे, जो दूसरे हैं, वो बड़े बड़े बीजेपी के नेता है। अब आप लोग ये नहीं पूछना कि मुफ्ती हारून साहब उनका क्या हुआ, अनुराग ठाकुर का और परवेश वर्मा का, जिन्होंने नारे भी लगाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। हाँ, वो जो नारे लगाए थे और जिन्होंने बाकायदा धमकाया था और जिन्होंने फसादात भड़काने के लिए बयानबाजियां की थी, उनका क्या हुआ ये मत पूछना। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये बड़े बड़े नेता है। इनका क्या होगा ये अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, आगे क्या होगा ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, ताहिर हुसैन दिल्ली फसादात के मास्टरमाइंड, क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आई है कि मुंबई के 4 बड़े प्राइवेट अस्पताल, जी हां 4 बड़े प्राइवेट अस्पताल, इनको वजह बताओ नोटिस जारी कर दी गई है। निजी अस्पतालों पर नजर रखने के लिए कुछ म्युनिसिपल हुक्काम की तकर्री की गई थी। हुकूमत महाराष्ट्र का फैसला था कि कुछ निजी अस्पताल ऐसे वक्त में जब उनकी जरूरत है, ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं बड़े बड़े अस्पताल, लेकिन जब जनता परेशानी में आई, मुल्क परेशानी में आया कोरोना की वबा को लेकर, ऐसे वक्त में ये अस्पताल बंद रख रहे हैं और मरीजों को नहीं ले रहे हैं, मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में बाकायदा लोगों ने भी आवाज उठाया था और हुकूमत ने भी कड़े आदेश दिए थे इन अस्पतालों को। आखिर मुंबई के 4 बड़े अस्पतालों को नोटिस जारी कर दी गई है कि क्यों बंद रखा गया, जिसमें जसलोक अस्पताल, लीलावती अस्पताल, बॉम्बे अस्पताल और ऐसे ही हिंदुजा अस्पताल। जी हां, अब इनको वजह बताओ नोटिस जारी कर दी गई। इंतजामिया ने कोरोना मरीजों के लिए 80% बेड रिजर्व रखने के महाराष्ट्र सरकार के अहकाम पर अमल क्यों नहीं किया, और ये कि आखिर क्या वजह थी कि इंतजामिया ने कोरोना से मुतासिर मरीजों को अपने अस्पतालों में एडमिट करने से इनकार कर दिया। वजीर सेहत राजेश टोपे ने आज शहर के इन बड़े 4 अस्पतालों का दौरा किया क्योंकि उन्हें ऐसी शिकायत मिली थी कि इन चारों अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए कोई बेड रिजर्व नहीं रखा गया। इसके अलावा अस्पताल इंतजामिया ने अपने यहाँ कोरोना से मुतासर मरीजों को एडमिट करने से भी इनकार कर दिया। तो अब इन अस्पतालों को नोटिस जारी कर दी गई। बल्कि हम अपने चैनल के जरिए से हुकूमत से यह अपील करते हैं कि यह तो मुंबई की बात हो गई, पूरे महाराष्ट्र
महाराष्ट्र भर में दौरा करवाया जाए और विजिट करवाया जाए कि कौन कौन से अस्पताल बंद है और ऐसी मुसीबत के वक्त में कौन से अस्पतालों ने जनता को साथ नहीं दिया, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाए, ऐसा भी लोग मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई के एक बड़े अस्पताल की आई है, KEM अस्पताल। जी हाँ, KEM अस्पतालों की नर्सों ने हड़ताल कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। नर्सों का यह डिमांड था कि उनके लिए बाकायदा एक स्पेशल इलाज के लिए एक वार्ड बनाया जाए, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करते करते और उनकी देखभाल करते करते तकरीबन 45 नर्सों को भी कोरोना का मर्ज हुआ था। लेकिन उनके इलाज के लिए KEM अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं है। उन्हें इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल या फिर 7 हिल अस्पताल में दाखिल किया जाता है। नर्सों ने KEM इंतजामिया ने कई बार मुतालबा किया कि उनके इलाज के लिए KEM अस्पताल में ही इंतजाम किया जाए, लेकिन अस्पताल की मैनेजमेंट ने उनके मुतालबात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से उन लोगों ने काम बंद कर दिया और हड़ताल शुरू कर दिया। आखिर वो नर्स जो अस्पताल के करीब डीन के ऑफिस के बाहर ही उन्होंने हड़ताल किया, फिर डीन ने पूरी तरीके से उन्हें यकीन दिलाया कि उनके इस मुतालबे को पूरा किया जाएगा और उनके लिए खुसूसी अलग वार्ड स्पेशल तौर से बनाया जाएगा। तब जाकर नर्सों ने हड़ताल को खत्म किया। नाज़रीन, आप 3-4 दिनों से एक खबर सुन रहे थे कि मोदी हुकूमत का 1 साल, दूसरे चरण का पहला साल मुकम्मल हो गया, जिस पर योगी आदित्यनाथ भी बड़े प्यारे अंदाज में तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। तो माशाल्लाह जिस अंदाज में लोगों ने गालियां कमेंट में लिखी, वो अगर सुन ले तो हो सकता थोड़ी भी शर्म होगी तो ये लोग डूब कर मर जाएंगे, मगर क्या करें, बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए हैं। तो खैर, वेलफेयर पार्टी ने इस वक्त बड़ा निशाना साधा है मोदी सरकार के दूसरे दौर के पहले साल पर। जी हां, वेलफेयर पार्टी ने कहा कि मोदी हुकूमत का यह पहला साल इंतहाई मायूसकुन रहा और पूरी तरीके से यूं समझिए कि तबाही और बर्बादी का साल रहा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत के दूसरे दौर का पहला साल इंतहाई मायूसकुन, मुसीबतों और प्रॉब्लम से भरा हुआ, जुल्म, तशद्दुद, अफरा तफरी और यूं समझिए कि हिटलराना अंदाज पर मबनी रहा। और मिस्टर मोदी ने बतौर PM अपनी पहली मिकात में जहां अदालत को ख़त्म कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया, CBI के जो ताकत और पावर थी समझिए कि वो भी ख़त्म हो गई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बेवकार और बेवजन कर दिया गया। वही इस दूसरे दौर का आगाज़ उन्होंने बड़े बेतुकेपन, बेखौफी और अजीब व गरीब बयानात पूरे साल इन्होंने दिए हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस साल में बेइंतहा जहर उगला गया और कई ऐसे सांप्रदायिक एजेंडे जो एक खास समाज को टारगेट करते हैं और जुल्म और नाइंसाफी को बढ़ावा देते हैं, पूरे साल CAA, NPR और NRC को लेकर रहे और फिर नहुसत भी इसी साल में आई। यानी मोदी सरकार के दूसरे दौर का जो पहला साल था वो इंतहाई घटिया साल रहा और बड़ा मुसीबतों वाला साल रहा। मगर क्या करें, फिर भी बेशरम लोग इस पर भी जश्न मनाने की बातें कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बता दूं कि रियासत महाराष्ट्र का दिल, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे मुल्क का दिल, असल माशी बिजनेस की राजधानी मुंबई का हाल इस वक्त कोरोना की अपडेट मेरी निगाहों के सामने है कि कोरोना से मुतासर होकर तकरीबन गुज़िश्ता कल तक 24 घंटों में 49 लोगों की मौत हुई है और 1109 नए केसेस कोरोना के मुंबई में सामने आए हैं। वहीं पर मुंबई का मशहूर बड़ा अस्पताल नायर अस्पताल, इसमें तकरीबन 508 निहायत ही बीमार मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन 110 मरीज सेहतयाब होकर घर को भी लौटे हैं। वहीं पर महाराष्ट्र का यह हाल है कि महाराष्ट्र में कोरोना जाहिर बात है बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन की पाबंदियां भी करवाई जा रही है और जो इन पाबंदियों को नहीं मान रहा है या उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही है। तो ऐसी कार्रवाई की खबर सामने आई है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से महाराष्ट्र हुकूमत ने तकरीबन 6 करोड़ 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। 6 करोड़ 11 लाख रुपए का जुर्माना रियासत महाराष्ट्र ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से वसूल किया है।